हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त इरफान खान स्वागत करता हूं चाणक्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवाड़ी क्लासेस पर। तो आज हम हमारी पुरानी बात से स्टार्ट करते हुए थोड़ी सी आपको चाय पिला देता हूं, कल वाली, कि कल हमने कहाँ छोड़ा था। चाय का मतलब है कि कल वाला कहाँ छोड़ा, थोड़ा याद करवा देता हूँ। मेरी इस चाय का मतलब ये है। अगर मैं कहूँ कॉफ़ी पिला दूँ तो मतलब कहानी आज से जुड़ेगी। ठीक है, तो पहले चाय की बात कर लेते हैं कि कल हमने कहाँ छोड़ा था। कल जो हमारी बात हुई थी, आई थिंक लास्ट हमने छोड़ा था, लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो था बिटवीन वाला। शायद बिटवीन वाला भी हो गया था। कुछ हमारे लास्ट के एग्जाम्पल ये थे: बिकॉज, सिंस, एज, इफ। इनका जोड़ा कौन नहीं होता है? इनका जोड़ा हमारा कौन नहीं होता है? कोमा होता है। किस बात से स्प्लिट करते थे? कोमा से स्प्लिट करते थे। कौन नहीं होता था इसका जोड़ा हमारा? एक तो हेंस नहीं होता था, एक देयरफॉर नहीं होता था, और एक सो नहीं होता था। तो कहने का मतलब हमारी इतनी बातें थी जो हमने कल छोड़ी थी। तो आइए आज की कॉफी पी लेते हैं और आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैप्टर का अगला पॉइंट, अगला पड़ाव। पहले मैं एग्जाम्पल से आपको मिलवा देता हूं, फिर बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या ट्रिक लगनी चाहिए, इसके क्या मायने हैं। पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं। शी फाउंड द सेम shirt as oblique that I had. She found the same shirt as that I had. दूसरा कर लेते। मोहन found the same house as that hers. ध्यान से एक बार इस एग्जाम्पल को देखना दोनों। She found the same shirt as oblique that I had. दूसरा, मोहन found the same house as that hers. hers हमारा प्रोनाउन का लिखा है हमने। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मैंने आपको यहां पर ये दो ऑप्शन दे दिए। मैंने आपको यहां पर क्या दे दिया? हमारे दो ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन आएगा। अगर आपको लगता है कि एज चिपकाना है तो आप एज को टिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दैट चिपकाना है तो आप दैट को टिक कर सकते हैं। इधर भी यही मामला है, एज आएगा कि दैट आएगा। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले हम हमारे इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या रहने वाली है। आओ भाई ट्रिक देख लेते हैं। रूल है हमारा किसका? द सेम का। आ जाओ पीछे देखो, द सेम के बारे में। ये देखो भाई, रूल है हमारा द सेम का। रूल है हमारा द सेम का। तो रूल है हमारा द सेम का। तो द सेम का अगर रूल है तो आइए हम बात करते हैं। अगर द सेम लिखा हुआ है और उसके बाद में अगर आपको लिखा मिले दैट, तो इस दैट के साथ आपको लिखना पड़ेगा, इस दैट के साथ आपको लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस। वापस देखना, अगर द सेम लिखा है और उसके बाद मान लो ऑब्लिक लगा करके एज लिखा है और दैट लिखा है। सपोज यहां लिख देता हूं एज लिखा है और दैट लिखा है। अब मैं कह दूं इनमें से कौन आएगा, तो अगर तुम चाहते हो कि दैट लगाना है तो दैट का एक नियम है कि उसके साथ तुम्हें क्या चाहिए? एक सेंटेंस। अब एक सेंटेंस का मतलब क्या है? एक सेंटेंस का मतलब यह है कि तुम्हारे पास एक क्या हो? सब्जेक्ट, एक क्या हो? वर्ब, और एक क्या हो? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनता है? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और
ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है, सपोज करो ऑब्जेक्ट नहीं भी है, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो भी हमारा काम चल जाएगा, वो कहलाएगा सेंटेंस। आप उस कैटेगरी को किस में डाल सकते हो? सेंटेंस में डाल सकते हो। आ जाओ दूसरा समझ लेते हैं। अगर द सेम के बाद, अगर द सेम के बाद लिखा मिले एज, ये सेम वाली बात यहां लिख दूं तो कि सर एज लिखना है या फिर एज लिखना है या फिर दैट लिखना है, मान लो इन दोनों में से क्या लिखना है। अगर द सेम के बाद एज लिखना चाहते हो तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? या तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक वर्ड, या फिर क्या होना चाहिए? एक फ्रेज, या फिर एक वर्ड होना चाहिए या एक फ्रेज होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? जो नहीं होना चाहिए उसका नाम है एक सेंटेंस। सेंटेंस लिखकर मैंने इसके ऊपर क्या मार दिया है? क्रॉस मार दिया है। वापस देखना, अगर द सेम दिया है और उसके बाद आप दैट लिखना चाहते हैं तो कंडीशन ये, आपको क्या चाहिए? एक सेंटेंस चाहिए। और सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट से बनेगा, वर्ब से बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी आप अपना काम कैसे चल जाएगा? सब्जेक्ट से और वर्ब से। अगर द सेम के बाद आप एज लिखना चाहते हो तो आपको एक वर्ड चाहिए या फिर एक फ्रेज चाहिए, पर कौन नहीं चाहिए? एक सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो दैट के साथ आ गया। वो किसके साथ आ गया? वो दैट के साथ आ गया। तो आओ फिर आ जाओ। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? किसी के मन में मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को देख लो। फ्रेज, चलो आगे वाली स्क्रीन पे समझाता हूं कि फ्रेज क्या है। A group of words without complete meaning. A group of words without complete meaning. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई खास मीनिंग ना हो, कोई मतलब है ना, कोई मीनिंग ना हो और वो ऐसे ही बस सेंसलेस आपके सामने आ गया है और आपको परेशान करना चाहता है। उस वाली बात को क्या बोलते हैं? उस वाली बात को बोला जाता है फ्रेज। अगर उसका मीनिंगफुल कोई बात है, मीनिंगफुल कोई सेंटेंस है तो वो गया मीनिंगफुल। अगर कोई दो या दो से अधिक शब्दों का कोई मामला है तो वो चला गया सेंटेंस में। वापस सुनना, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो। दोबारा बोलता हूं, अलग बात, दो या से अधिक शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका मीनिंग हो, जिसका क्या हो? मीनिंग हो। तो आओ, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। हमें फ्रेज सीखना है, सेंटेंस हम सीख चुके हैं आगे। तो कहने का मतलब, अगर मैं लिख दूं ना यहां पर कि राम और श्याम, अगर मैं लिख दूं यहां पर करण एंड अर्जुन, अगर मैं लिख दूं यहां पर इन द गार्डन, तो कहने का मतलब तीन वाक्य तुम्हारे सामने लिखे, तीन सेंटेंस, राम और श्याम, करण एंड अर्जुन इन द गार्डन। तो राम और श्याम है तो क्या करना है इसका भाई? सर कोई पूरी बात तो बताओ, क्या कर रहे हैं राम और श्याम, करण और अर्जुन? क्या करूं सर इस बात का? मतलब कुछ सेंटेंस कुछ बताओ तो सही कि क्या करना क्या है। करण अर्जुन का क्या अचार डालना है? क्या करना है? अचार थोड़ी डालना है करण अर्जुन का। तो कहने का मतलब पूरी बात तो बताओ, क्या वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन द गार्डन, कौन इन द गार्डन? क्या इन द गार्डन? कौन है इन द गार्डन में? कौन बैठा है गार्डन में? तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग ना हो, इनका कोई आपस में कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका ये सेंसलेस बात है सारी। तो शब्दों का ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज।
उस वाली बात को क्या बोला जाता है, फ्रेज बोला जाता है। आ जाओ पीछे वाली बात को, हमारे एग्जाम्पल। तो हमारा नियम था द सेम के बाद अगर दैट लिखना है तो एक सेंटेंस चाहिए, द सेम के बाद अगर एज लिखना है तो एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता, एक सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो दैट के साथ चला गया। आ जाओ अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। शी फाउंड द सेम शर्ट एज दैट आई हैड। हाँ जी, क्या लगता है बच्चों, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताएं। देखो द सेम लिखा है सर, इधर लिखा है एज और इधर लिखा है दैट, इधर लिखा है एज और इधर लिखा है दैट। देखो मैंने कहा था अगर दैट लिखना है, या चलो एज की बात करते हैं, अगर एज लिखना है तो उसके बाद एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। लेकिन इधर देखो, इधर देखो, आई अपने आप में एक क्या है, सब्जेक्ट है। हेड अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। जब सब्जेक्ट आ जाए, जब वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। वापस सुनना, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। तो मामला ये किस में चला गया भाई, मामला चला गया सेंटेंस में। और अगर सेंटेंस है तो सर हम किसको टिक करने जा रहे हैं, दैट को। आई होप समझ आई होगी ये कहानी, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। ठीक है भाई। दूसरा, मोहन फाउंड द सेम हाउस एज दैट हर्ष। सर हर्ष, क्या ये एक सेंटेंस है क्या? अगर सेंटेंस होता तो कोई वर्ब आती आगे, तो एक सेंटेंस तो नहीं है सर, एक वर्ड है। हाँ सर मुझे तो एक वर्ड ही दिख रहा है, हर्ष लिखा है, कुछ इसके साथ कुछ नहीं है। अगर कुछ दूसरा वर्ड होता तो मैं इस मामले को डाल देता किसमें, एक फ्रेज वाले मामले में। तो क्या अगर फ्रेज वाले मामले में डालता तो भी तो आंसर हमारा कौन होता, एज होता। अगर इस मामले को हम फ्रेज के साथ डाल दें, या कह दो कि सर ये और कुछ नहीं, एक वर्ड है, और एक वर्ड है, तो हमारा आंसर क्या गया, एज। समझ आया अभी आज का लॉजिक? पक्की बात है, आगे चलें। चलिए अभी एक बार इस को निहार लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। 10 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूँ, एक बार देख लीजिए ध्यान से, इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए। बड़ी काम की ट्रिक है, बड़ी शानदार ट्रिक है। आ जाओ भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले पड़ाव की। हमारे कौन बनेगा करोड़पति का अगला पड़ाव है। और ऐसे करते पहले तुम लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रिक बाद में लिख लेंगे। तो तुम लोग अगर अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो वीडियो देखना है, ठीक है। मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम पहले वीडियो देख लेना पूरा, एक बार साथ साथ नोट्स नहीं बनाना, पहले वीडियो देख लेना। क्योंकि पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुमको पहले एग्जांपल नहीं लिखना है, तुमको पहले ट्रिक लिखनी है, फिर उसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो आओ पहले एग्जांपल लिख देता हूँ। नई कहानी है, नई ट्रिक है, तो पहले एग्जांपल लिख देता हूँ। कैसा है भाई, ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ ये ठीक है। चलिए भाई, देयर वॉज सच अ नॉइस, देयर वॉज सच अ नॉइस एज that we had to cancel the class. There was such a noise as that we had to cancel the class. लफड़ा वही है पुराना, एज दैट की कहानी है, कुछ बातें नहीं है। दूसरा लिखता हूं, हमारे बहुत ही प्यारे टीचर है कपिल सर, उनका नाम लिख देते हैं। बहुत ही धुरंधर चीज है, आर्ट एंड कल्चर की मानी जानी चीज है, उनका नाम लिख देते हैं।
देखते हैं ये एग्जाम्पल उनके ऊपर सूट बैठता है कि नहीं। बहुत से बच्चे हमारे जो चाणक्य परिवार से जुड़े हुए हैं इस नाम से तो वाकिफ हैं। कपिल इज नॉट सच अ पर्सन, कपिल इज नॉट सच अ पर्सन as that I had thought of। इसकी हिंदी बता देता हूं। कपिल ऐसा आदमी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। कपिल ऐसा आदमी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अब तूने सोचा पता नहीं क्या था, लेकिन कपिल तो उस मुताबिक नहीं है। इसकी हिंदी ही है, ठीक है। कपिल सर अपनी क्लास देखेंगे तो शायद बोलेंगे भाई साहब खान सर क्या करवाने हैं, मेरी चुगली चल रही है, ठीक है। बड़ी जानी मानी हस्ती है आर्ट एंड कल्चर की, तो देखने दो, खैर क्या फ़र्क पड़ता है, कपिल सर अपने बड़े भाई जैसे। तो आइए भाई अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं। देयर वॉज सच ए नॉइज एज दैट वी हैड टू कैंसल द क्लास। कपिल इज नॉट सच ए पर्सन एज दैट आई हैड थॉट ऑफ। आइए इसको करने से पहले आपको इस ट्रिक से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जांपल आपको अच्छे से होगा भाई। देखिए भाई, अब रूल चला है किसके बारे में? सच के बारे में, सच के बारे में। और फिर मैंने चॉइस बना दी ये वाली, और फिर मैंने चॉइस बना दी ये वाली। आइए भाई, तो रूल कर लेते हैं, पहले ट्रिक देख लेते हैं। अगर आपको सच के बाद क्या लिखना है? दैट। अगर आपको सच के बाद ऐसे करते हैं, रुको इसको और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ अब ठीक है। अगर आपको सच के बाद क्या लिखना है? दैट, तो आपको चाहिए कुछ बात कैसी चाहिए आगे? बात आपको चाहिए कॉज इफेक्ट की। अगर आपको सच के बाद दैट लिखना है तो आपको बात कैसी चाहिए? कॉज इफेक्ट की, मतलब कारण परिणाम। अगर सच के बाद दैट लिखना है तो आपको आगे चाहिए कॉज इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम की बात करनी। अगर सच के बाद आपको चाहिए एज, तो आपको अब बात करनी है किसकी? किसकी बात करनी है? कंपैरिजन की। किसकी बात करनी पड़ेगी आपको? कंपैरिजन की बात करनी पड़ेगी। वापस देखना, अगर सच के बाद एज लिखना है तो आपको किसकी बात करनी पड़ेगी? आपको बात करनी पड़ेगी कंपैरिजन की। और सच के बाद दैट लिखना है तो आपको कॉज इफेक्ट की बात करनी है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का यूज, इन दोनों का ही यूज किसमें किया जाएगा? इन दोनों का यूज किया जाएगा इन दोनों का यूज किया जाएगा साहब एक सेंटेंस। ध्यान से देख लेना, सेंटेंस लिखा है, थोड़ा समझ आ जाए आपको। एक सेंटेंस। वापस सुनना, अब यहाँ पर वर्ड फ्रेज वाला लफड़ा नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस का चक्कर है। अगर सच के बाद दैट लिखना है तो दैट लिखना है तो आपको चाहिए कॉज इफेक्ट। अगर सच के बाद एज लिखना है तो आपको चाहिए कंपैरिजन। और मजे की बात ये है, ये दोनों किसके साथ हैं? दोनों आते हैं एक सेंटेंस के साथ आते हैं। आ जाओ पीछे। अब हम हमारा अगला पड़ाव पार कर लेते हैं और समझते हैं। देयर वॉज सच अ नॉइज एज दैट वी हैड टू कैंसल द क्लास। देखो सेंटेंस चाहिए तो सर सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, तो सेंटेंस तो आ गया। इधर भी है क्या? देखते हैं। हाँ, एज दैट के बाद ये सब्जेक्ट है और ये हेड है, ये वर्ब है, तो मतलब दोनों के साथ चाहिए तो सेंटेंस। एक वर्ड का एक फ्रेज का वो चक्कर नहीं है, दोनों के साथ क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए, जो कि हमारे सामने लिखे है। तो आओ
देयर वॉज सच ए नॉइज एज दैट वी हैड टू कैंसिल द क्लास। क्लास में इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था कि उसके कारण हमें क्या करना पड़ा, क्लास को कैंसिल करना पड़ा। वापस देखना जरा, कंपैरिजन है कि कारण परिणाम है? आप लोग बताएंगे कंपैरिजन है या कारण परिणाम है? ये हमारा क्या है, कारण है। इतना शोर था, इतना शोर था कि हमको उसका परिणाम क्या निकला, क्लास को ही कैंसिल करना पड़ा। इतना शोर था, इतना शोर था कि हमको क्या है, क्लास को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अगर कैंसिल करना पड़ा, अगर कॉज इफेक्ट है, तो मामला चला गया किसके साथ, दैट के साथ। समझ आई क्या कहानी? आशा करता हूं समझ आई होगी। आ जाओ फिर दूसरा आप ही बनाओगे, दूसरा बनाओगे। कपिल इज नॉट सच अ पर्सन एज दैट आई हैड थॉट ऑफ। कपिल एक ऐसा आदमी नहीं है जो मैंने जैसा सोचा था, ऐसा नहीं जैसा सोचा था। तो आओ फिर, तो कहने का मतलब, हाँ भाई क्या लगता है, कंपैरिजन है कि कारण परिणाम है? भाई साहब कंपैरिजन है, मतलब ऐसा आदमी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, कंपेयर कर रहा है वो। मैंने ऐसा सोचा था लेकिन वैसा वो निकला ही नहीं, है ना। या तो वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है, एक ही बात जाएगी, या तो बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है। तो ये वाली बात किस पे चली गई, ये वाली बात चली गई आपके कंपैरिजन में। अगर बात है कंपैरिजन की, तो मामला जाएगा किसके साथ, एज के साथ। मामला जाएगा एज के साथ। समझ आया होगा, आशा करता हूँ समझ आया होगा। ज़रा एक बार 10 सेकंड के लिए फिर साइड हो रहा हूँ, देख लो कि समझ आया कि नहीं। अपनी एक बार फिर से दिमाग लगाएंगे थोड़ा कि बात सही लिखी है या कुछ। अगर आपके मन में कुछ क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। चेक करो एक बार। हाँ जी, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। कल और अच्छी अच्छी बातों के साथ आपके सामने पेश होऊंगा और कल इस बात को और अच्छे लेवल पे बात करेंगे। देखो, कंजंक्शन लिंकिंग डिवाइस ऐसा चैप्टर है जो बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। या तो जोड़े का आएगा, जोड़े का हमने क्वेश्चन किया, और भी आगे जोड़े की बात करेंगे, किसका पेयर किसके साथ बनता है, ठीक है। सच दैट का क्या चक्कर है, सो एज का क्या चक्कर है, ठीक है। तो हमारे आज जो सीखा, आप अपने नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना। आपको आपके हर किसी के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी तक का एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आपको ये वाली चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। शुभ रात्रि, शब बखैर, बाय बाय।